क्या मंशा है। इस रूप में हम चाहते हैं कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन का विस्तार तेज गति से हो और जो होना आवश्यक भी है, क्योंकि आज देश के अंदर आज़ादी के बाद से ही कृषि को महत्व मिला है, पशुपालन को महत्व मिला है। और आज भी इस हालातों में जब देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी तकलीफ में है, तब भी कृषि का 14% और एनिमल हस्बेंड्री का 12.5% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर राजस्थान के अंदर है। इसके मायने है कि अगर हम लोग सरकार की तरफ से और प्रोत्साहन देंगे तो आने वाले वक्त के अंदर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन और बढ़ सकता है। अधिकांश आबादी गांव में रहती है। किसान चाहे वो खेती मजदूर के रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, लघु हो, सीमांत हो, सभी किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और एनिमल हस्बेंड्री को भी मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हमेशा प्रोत्साहन मिला है। और उसी रूप में हमने अब देखा होगा कि अब 2-3 बजट जो पेश किए गए, उसके अंदर भी हम लोगों ने एक से बढ़ के एक फैसले किए। एक तरफ तो हमेशा आज राजस्थान 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5। कोई जमाने में खाली 1 हुआ करता है उदयपुर के अंदर, फिर बीकानेर, अब जोधपुर, कोटा, जयपुर, जौबनेर। तो ये 2013 के अंदर जब उन्होंने 3 विश्वविद्यालय एक साथ खोले थे कृषि के, तो आज तमाम करीब करीब पूरे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय बन गए। और बीकानेर के अंदर वेटनरी का विश्वविद्यालय बना दिया गया। इस रूप में ब्रांचेज कहीं खोल दी गई। हमेशा सरकार ने प्रोत्साहन दिया है और उसी रूप में इस बजट के अंदर हमने कृषि बजट अलग रखने की घोषणा की। अगले बजट में कृषि का अलग बजट पेश होगा। कृषक कल्याण कोष बनाया गया 2000 करोड़ रुपए की लागत से। और बिजली की एक अलग कंपनी बनाई जा रही है जो किसानों के इंटरेस्ट वॉच करेगी। किसानों के लिए हमने अलग मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना प्रारंभ की है। प्रति किसान 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करी है। और जैसा आप सबको मालूम है, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें शुरू की थी चिकित्सालय में। पर साथ साथ हमने पशुओं के लिए भी, मूक प्राणियों के लिए भी हमने फ्री मेडिसिन की घोषणा की थी। और वो हमारी योजना बहुत ही सफल रही। हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस 108 की तरह 102 गाड़ियां चले, बड़ी संख्या में चले। वो प्रयास हमारा जारी है, जिससे कि घर में जाकर के पशु का इलाज कर सके। वरना पशु को ट्रक में डाल के लाना पड़ता है पशु चिकित्सालय तक, वो नौबत नहीं आए। पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है। अभी हमने करीब 500 केंद्रों की नई घोषणा करी है। इस प्रकार से लगातार किस प्रकार हम लोग किसान को और पशुपालक को प्रोत्साहन दें, सब तरह से इस सरकार की योजना का अंग है। और उसी रूप में इसका फैलाव भी हो रहा है। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर, तो अभी कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर कई तरह की तकलीफ आई है, उसके बावजूद भी अर्थशास्त्र ने देखा कि तकलीफ के बावजूद भी कृषि में और पशुपालन में पूरे देश के अंदर जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। तो किसानों के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि जब अर्थव्यवस्था तकलीफ में आई हो, जीडीपी माइनस में जा रही हो, उस वक्त कृषि क्षेत्र अगर देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो किसानों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। और राजस्थान वो राज्य बन गया धीरे धीरे। कोई जमाने में मैं राज्यपाल महोदय को कहना चाहूँगा, यहाँ कोई संस्थाएं थी नहीं, रेगिस्तान के इलाके थे, आंधियाँ चलती थी,
आपको तो मालूम है, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं और अकाल सूखे पड़ते रहते थे, बार बार मजदूरी लगाओ अकाल आदि कामों पर, चारे के प्रबंधन करो गायों के लिए, पंजाब से, महाराष्ट्र से, यूपी से, जहाँ से मिल जाए। वो जमाना ही हमने देखा बचपन के अंदर। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान तमाम वो संस्था है, क्योंकि पहले हमारे बच्चे आते थे कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर पढ़ने के लिए। अब तो राजस्थान में IIT, IIM, एम्स, IIIT, निफ्ट, कृषि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ खुल चुके हैं। उसी ढंग से वेटनरी का हो चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, उनका जाल बिछ गया है। तो तमाम हमारे छात्रों में कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान में हमें सब कुछ उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम लोग मैन पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट बनेंगे हमारे इन संस्थानों में, तभी हमें जो चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, चाहे पशुओं के हों चाहे वो अन्य हों, उसमें हमें ट्रेन मैन पावर मिल सकेगी, जिसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि आजकल तो नस्ल सुधार के कार्यक्रम में चलते हैं। नस्ल सुधार के कार्यक्रम बड़े रूप में चलने चाहिए और बड़े रूप में चलने चाहिए। डेयरी का विस्तार होना चाहिए। कल ही मैंने ली थी रिव्यू मीटिंग, हमारे कटारिया जी और जाटव साहब बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तय किया कि किस प्रकार से फैलाव करें। आज 40,000 गाँव में से 50 गाँव में ये डेयरी का काम चल रहा है। हम चाहते हैं राजस्थान भर में गांव गांव तक डेयरी जो है, डेयरी का फैलाव हो। RCDF के माध्यम से और मजबूती के साथ में सरस जो ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर हो, लोगों को रोजगार मिले, सरस की डेयरी के बूथ लगे, तो किसानों का भला होगा, पशुपालकों का भला होगा। हमने 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देने राजस्थान के अंदर। पूरे देश भर के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया जाता है किसानों को, पशुपालकों को। तो हमने कोई कमी नहीं रखी है। उसी रूप में पशु विज्ञान केंद्र की जो आज स्थापना होने जा रही है, हमें समझता हूँ करीब 15-16 जगह खुल जाएंगे। हर जिले में पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, ये हमारा सपना है। उस रूप में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस मुबारक मौके पर अभी राज्यपाल महोदय का उद्बोधन हम सुनेंगे। मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा और प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाऊंगा, कोरोना की जंग जिस प्रकार लड़ी गई है आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, धर्मगुरु हों, NGO हों, सामाजिक संस्थाएं हों और आम जनता हो, सबने एक दूसरे का साथ दिया। और हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं समझता हूँ कि उसी मंशा के साथ में सब लोग इस जंग को लड़ रहे हैं। पर मैं यही जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मौका है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, कि ये जो नया वेरिएंट आया है, डेल्टा B1617.2, कल ही रिपोर्ट आई, कल ही दिल्ली से जो इसकी सीक्वेंसिंग हुई है, जीन सीक्वेंसिंग, कल ही रिपोर्ट आई गवर्नर साहब कि हमारे यहाँ राजस्थान में ये बहुत भयंकर रूप में फैला हुआ है। दिल्ली में भी ये जो सेकंड लेयर में जो घातक हुआ था, एकदम हाहाकार मचा ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि जो पेशेंट आए उसने ऑक्सीजन की मांग करी, हाई फ्लो ऑक्सीजन। पहली लेयर में ऐसी बात नहीं थी। तो कल जब मालूम पड़ा रात को कि ये जो सीक्वेंसिंग हुई है दिल्ली में, उसके बाद में ये मालूम पड़ा कि ये इतना खतरनाक है, जो अमेरिका, इंग्लैंड में चला गया, वहाँ के लोग भी चिंता कर रहे हैं, सिंगापुर में चला गया। और उसी रूप में जो लॉकडाउन खुल रहा था लंदन में, उस पर रोक लग गई कई जगह। इस रूप में ये वेरिएंट आ चुका है, जिसका नाम दिया है WHO ने डेल्टा। तो ये हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा। कृपा करके आप
जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, बल्कि ये स्थिति बन रही है कि ये अभी पता नहीं ये वेरिएंट कितना घातक रहेगा, और वैक्सीन को ये कोई बाईपास नहीं कर दे वैक्सीन को भी, और वैक्सीन जो है उसका प्रभाव खत्म नहीं कर दे। जब इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो सरकार की, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पब्लिक को सही बात समझावें, जिससे लोग सचेत रहे, अपनी जान बचा सके। अभी हमारे लिए ये तमाम किसान, किसानी, पशुपालक, पशुपालनों का संस्थाएं, ये तभी हम लोग मजबूत बना पाएंगे, तब सब लोग स्वस्थ रहेंगे और सब लोगों की जानें बचेगी। अभी जितने लोग युवा और जिस प्रकार की मृत्यु दर के आगे बढ़े हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल भर में जितनी मृत्यु नहीं हुई थी 2-2.5 महीने में हो गई है। इस रूप में जो ये खतरनाक वेरिएंट आया है देश के अंदर, और जिसके मालूम पड़ा कि ये डेल्टा के नाम से, इस डेल्टा का नाम रखा गया अभी इसका, और ये बहुत ही घातक है। ये हम लोगों ने लॉकडाउन में अभी काफ़ी ढील दी है। देखते हैं 10-15 दिन में अगर ढील देने के बावजूद भी संख्या बढ़ती नहीं है तो और ढील देंगे, हमें अच्छा लगेगा। पर अगर ऐसा नहीं हो कि ढील देने के बाद में संख्या एक साथ बढ़ने लग जाए और ऑक्सीजन कोई मारामारी हो तो फिर चिंता हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आपका प्रदेश में जो मैसेज होगा, आप हमेशा अपने हर विकास के काम में भी और हर तरह की समस्याओं में आपने रुचि दिखाई है। राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर भी आपने सबसे बना के बातचीत करी, और आपने तो सीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट भी किया है। ये आपकी भावना बताती है कि इस प्रकार आप इस दुख की घड़ी में और इस चैलेंज के वक्त में, जंग बहुत बड़ी है, उसमें आप बार बार मुझे कहते हैं कि मैं और कुछ धनराशि भेजना चाहता हूँ। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय, जिन्होंने अभी जब वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं पर साथ में मूल कर्तव्य की याद दिलाते हैं। तो जोधपुर के नवीन पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय भवन का आज शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन पा रहे थे। फिलहाल खबरों में रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।